वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको, बहुत सारे कमेंट्स करने, कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और फिर मुझे आगे बार बार लगातार एपिसोड पोस्ट करने की एनर्जी मिलती है। कल भी मुझे लेट हो गया था, फिर भी मैंने एपिसोड डाला क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे। सेम एज़ अगर आप कमेंट्स करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो। सो ढेर सारे कमेंट्स करना। आज के एपिसोड को हम अब स्टार्ट करते हैं। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल अपनी एंडिंग छोड़ी थी। शुयांग विंग के घर आया था। विंग और शुयांग बैठकर बातें कर रहे थे, जहां विंग ने बताया था कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगा है। उसने एक चीज़ बहुत अच्छे से जान ली है कि आपसे ज़्यादा आपको खुद को प्यार कोई और नहीं कर सकता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप दूसरों का साथ देते देते दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ना भूल जाएं। इन 2 महीनों की सफ़र में जहाँ विंग अलग अलग लोगों से मिला है, वांग स्कूल में, जहाँ उसने बहुत सारे लोगों के बदले हुए रूप देखे हैं। सिर्फ ये नहीं होता है कि जब हम बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। हमें अपने आसपास के लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो लोग मिलते हैं जो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। विंग के साथ ही वही है। विंग जो अपने आप को कम आंकता था, वहाँ जाकर उसे समझ आया कि उसके अंदर बहुत पावर है, वो बहुत टैलेंटेड है। बस उसके ऊपर उसे काम करने की ज़रूरत है। विंग की आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर वो सिंगिंग पे काम करे तो बहुत आगे बढ़ेगा। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और फ्लेक्सिबल है, तो वो कई तरह के डांस खुद से कर सकता है और आजकल उसे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो डांस करके भी बहुत कुछ कर सकता है। इसके अलावा उसे लिखना पसंद है, वो लिखकर भी बहुत कुछ कर सकता है। इतने सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, तो क्यों ना इन्हें एक्सप्लोर किया जाए। और ये बात उसके दोस्तों ने उसे सिखाई है, जो वांग स्कूल के दोस्त हैं, स्पेशली फ़ेई। फ़ेई हमेशा विंग से एक ही सवाल पूछती थी, वो ये कि विंग आगे करना क्या चाहता है। फ़ेई का ड्रीम ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो पढ़ाई तो कर रही है पर उसे के पॉप आइडल बनना है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। लगभग क्लास के बाद वो स्कूल भी कभी कभी बंक कर देती है और सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पे जा कर के प्रैक्टिस करती है। वो दिन के लगभग 18 घंटे काम किया करती है और आराम भी करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि आराम नहीं करती हो, बीच बीच में नैप लेती है, प्रॉपर डाइट फॉलो करती है। विंग जो खाना खा लिया करता है, फ़ेई उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। फ़ेई के डाइट को देखकर तो विंग को पहले दिन चक्कर आ गया था कि हर एक चीज़ प्रॉपर अमाउंट में, और उसका नाम भी लिखा हुआ है कि इस दिन ये खाना है, उस दिन ये खाना है। प्रॉपर डाइट शेड्यूल, जिसके बारे में विंग ने पहले कभी नहीं सुना था। खैर, विंग को ये अजीब व गरीब नई नई चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आ रहा है और उसे ये सब करने की एक उसे करना भी है। ऐसा नहीं है कि बस देख लिया। खैर, अभी हम वापस आते हैं हमारी कहानी पे, जहाँ पर शुयांग विंग को समझाने की कोशिश करता है कि खुद को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, पर अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं सोचते हो तो वो पीछे रह जाते हैं। आप अपने आप को सफल बनाने के चक्कर में अपने आसपास के लोगों को पीछे छोड़ देते हो। ये शुयांग बोल रहा था। विंग उसे जवाब देता है, सही कहा आपने। अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम अपने पीछे वाले लोगों को छोड़ते जाते हैं। ये बात सही है, पर ये भी तो होना चाहिए ना, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग भी मेरे साथ आगे बढ़े, तो वो कहीं छूटेंगे नहीं। बल्कि एक दिन जब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लूँगा तो वो मेरे आसपास ही रहेंगे, और मेरे आसपास से वो लोग जाएंगे जो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते और मुझे भी रोकना चाहते हैं। मेरे आसपास वो लोग हट जाएंगे जो शायद मेरे लायक ही नहीं थे। विंग की इतनी बोल्ड बातें सुनकर ना शुयांग दंग है। ये बात उसे भी समझ में आ रही है। शुयांग विंग की तरफ बस देखे जा रहा था एडमायरेशन से। ये लड़का, जिसे कुछ महीने पहले तक वो एक कमज़ोर भोला भाला लड़का समझता था, आज वही विंग उसे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है जो शुयांग ने आज से पहले कभी सोची नहीं थी। शुयांग खुश था और वो एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुमने सही कहा।
मैं ही तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हें इतना डिटरमाइंड देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ो और ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करो, और फिर मुझे भूलना बिल्कुल मत। विंग कहता है, मैं नहीं भूलूँगा। कुछ भी हो, आपकी रिवेंज की वजह से मैं बाहर आया हूँ। वांगची सर ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो रिवेंज वाला प्लान नहीं बनता तो कभी मैं उस दुनिया से, उस पिंजरे से जिसमें मैं कैद था, और वो पिंजरा किसी और का नहीं खुद का बनाया हुआ था, मैं बाहर ही नहीं निकल पाता। मुझे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, पर मैं ऐसे थैंक यू नहीं बोलूँगा। मेरा अपना एक अलग अंदाज रहेगा। अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है मुझे अच्छे से पता है। जो यांग बस विंग को देखता रहा। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा एडमायरेशन है विंग के लिए, इतना कि विंग खुद भी नहीं बता सकता। कुछ देर बाद उन्हें आवाज़ आती है किसी के फुटस्टेप की। शुयांग सोचता है, किसी के पास इस घर की कीज़ हैं? वो कौन हो सकता है? शुयांग का माइंड प्रोसेस करके एक नाम लेता है, और वो नाम लेते ही वो इंसान प्रकट हो जाता है। जियांग चेंग। जियांग चेंग विंग को देखता है। विंग के साथ शुयांग बैठा हुआ है। जियांग चेंग विंग के पास अकेले बैठ जाता है, अपने पैर के ऊपर पैर रख के। शुयांग घूर कर जियांग चेंग को देखता है, लेकिन जियांग चेंग की नज़रें विंग पर अड़ी हुई थी। जियांग चेंग की आंखों में हल्का सा गुस्सा, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी इरिटेशन और काफ़ी सारा कंसर्न था। विंग जो आचिंग का हाथ पकड़ के बोलता है, को मैं ठीक हूँ। जो वांगजी सर थे, उन्हें मुझसे बात करनी थी, इसलिए वो मुझे लेके गए थे। लेकिन फिर दूसरे जो थे ना, क्या नाम था उनका, सिचन सर, वो मुझे वापस छोड़ गए। शुयांग सर अभी अभी आए हैं, पहले नहीं आए थे, वो अभी अभी आए हैं, बस देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। शुयांग विंग से कहता है, विंग एक गिलास पानी मिलेगा, और थोड़ा कुछ खाने को मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। पूरे दोपहर में बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और अब तो रात भी हो चुकी है ना। विंग कहता है, ओह ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आचिंग का हाथ छोड़ के विंग किचन की तरफ चला जाता है। जैसे ही विंग जाता है, वैसे ही अब जियांग चेंग शुयांग को घूर कर एकदम नफ़रत वाली नज़रों से देखने लगता है। वो नाकों में था कि बेटा मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। शुयांग अपना गला साफ करके बोलता है, चेंग। वो हैरान था, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इस इंसान ने उसे कभी नहीं बुलाया होगा। हमेशा जियांग चेंग कहता है, चेंग गजब। शुयांग आगे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, जो भी आज तक मैंने किया उसके लिए। विंग से मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी कभी ऐसी गलतियां कर देता हूँ जिनकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। और मैं नहीं चाहता कि अब मैं कोई भी गलती करूँ। मैं सुधरने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। ऐसा बोलते हुए शुयांग की आंखें विंग की तरफ थी, जो कि किचन में था। विंग को कुछ सुनाई तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो देख पा रहा था कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जियांग चेंग पूरे टॉक के दौरान, मतलब जब तक शुयांग बात करता है तब तक कुछ नहीं कहता है। लास्ट में वो एक शब्द कहता है, डोंट हर्ट हिम। ये 3 शब्द, डोंट हर्ट हिम, बहुत पावरफुल थे, जिससे ये समझ आता है कि आचिंग किसी बात की चिंता नहीं करता है। चाहे शुयांग कुछ भी क्यों ना करे, बस वो विंग को हर्ट ना करे, विंग के साथ बैठ के बातें करे, टाइम स्पेंड करे, ठीक है। उसे भी, विंग को भी तो नए लोगों से मिलना चाहिए ना। ये विंग का अपनी लाइफ है। विंग जिसे चाहे उसे अपनी लाइफ में आने दे सकता है, जिस चाहे निकाल सकता है, पर ये एश्योर करना कि विंग हर्ट ना हो, आचिंग की जिम्मेदारी है। जियांग चेंग की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। शुयांग एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, आई वॉन्ट हर्ट हिम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे उसे हर्ट हो, और किसी को करने भी नहीं दूंगा। थैंक्स, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, शुयांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जियांग चेंग शुयांग के हाथ को देख रहा था। इतने में विंग आ चुका था। शुयांग का हाथ अभी भी हवा में था। विंग उस
उस एक प्लेट को जिसमें वो कुछ खाने के लिए लेकर आया है और पानी के ग्लास को वहीं रखता है टेबल पे, और फिर आचिंग का हाथ उठा के शुयांग के हाथ में रख देता है। जियांग चेंग विंग को देखता है और शुयांग एक स्माइल के साथ विंग को देखकर हैंड शेक करता है। एंड देन वो अपना हाथ उठा के बोलता है, सो विंग, हाँ हम तीनों दोस्त हैं। विंग एकदम बड़ी स्माइल के साथ कहता है, सच में? ग जियांग चेंग अपना सर झुका लेता है ऑकवर्डनेस की वजह से। ये बहुत ऑकवर्ड है उसके लिए। पर शुयांग को बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने जियांग चेंग का इतना ऑकवर्ड फेस आज से पहले कभी नहीं देखा। हमेशा वो एकदम खड़ूस फेस लेके घूमता रहता है, पर ये चेहरा बहुत अलग है। शुयांग को तो हंसी आ रही है पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं तीनों को, जहाँ पर जियांग चेंग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ शुयांग और विंग बैठ के काफ़ी सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और वो लोग ना शुशे को भी कॉल करके उससे भी बहुत सारी बातें करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर विंग आज बहुत खुश है, इतना कि वो बता भी नहीं सकता। विंग तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकलता है। तो अपने स्कूल के लिए जाते हुए जब वो कार से जा रहा था, तब वो देखता है कि रास्ते में वांग जी अपने कार के बाहर खड़ा होकर स्मोक कर रहा है। विंग को पता है वो इस इंसान से भाग नहीं सकता, क्योंकि उसने एक चीज़ सीख ली है, वो ये कि जब तक आप किसी चीज़ से भागते हो वो घूम फिर कर आपके पास आती है। तो विंग को भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। विंग के अंदर पता नहीं इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। वो खुद की तलाश में खुद के करीब होता जा रहा है, और ये बात बहुत अच्छी है। विंग अपनी कार को रुकवा कर और सीधे वांग जी के पास जाता है। वहाँ जाकर कार से उतर के बोलता है, हेलो वांग जी सर। वांग जी विंग को देखता रहता है। आज विंग बहुत अलग लग रहा है। इस वांग स्कूल की ड्रेस में वो कुछ ज़्यादा ही एलिगेंट लग रहा है। उसकी जो है ना आयरन की हुई शर्ट, और वो पूरी तरीके से सेटअप है। ऊपर से उसने एक जैकेट पहन रखा है ब्लू कलर का वाइट कलर की शर्ट के ऊपर, जो उसे और भी ज़्यादा अलग दिखा रहा है। विंग कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। खैर वांग जी कहता है, कार में बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगा। विंग कहता है, स्कूल छोड़ना या बात करने का कोई बहाना है, पर जो भी है मैं आपके साथ चलूँगा। विंग अपने ड्राइवर को बोलता है कि वो विंग को पिकअप करने के लिए आ जाए। विंग ने फिर एक बार वांग जी पर भरोसा दिखाया है। पिछली बार भी वो उसकी कार में बैठ गया था और वांग जी उसे पता नहीं अपने घर ले गया था। आज भी वो वांग जी की कार में बैठ गया है फ्रंट सीट पर, जहाँ पर वांग जी ड्राइव करते हुए धीरे धीरे कार को ड्राइव करते हुए जा रहा था, और पूरे रास्ते वो कुछ बोल नहीं रहा था। विंग कहता है, स्मोकिंग अच्छी नहीं होती है। स्मोकिंग से काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। स्मोकिंग से लोगों के जान को खतरा होता है। अगर किसी को मरना ही है तो जहर खा के मर ले, सिगरेट पी के क्यों? सिगरेट पीने से सिर्फ वो उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है, बल्कि एयर पॉल्यूशन होता है और उसके आसपास के लोगों को भी बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। तो फिर ऐसा कोई क्यों करता है? खुद को मरना है तो मरे, दूसरों को क्यों मारता है? वांग जी विंग के इस ऊट पटांग से सुझाव पर बोलता है, कभी कभी मेरे जैसे लोग जिन्हें खुद मरना होता है, वो अपने आसपास के लोगों को लेकर डूबना पसंद करते हैं, और मैं अकेला क्यों मरूं? क्या पता मुझे नरक में कोई संगाती न मिले। इससे अच्छा है मेरे आसपास जितने भी मुझे लगता है बुरे लोग हैं, उन सबको अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है नहीं ज़्यादा। एयर पोल्यूशन की बात रही तो बहुत सारे प्लांट मैं हर साल लगाता हूँ, और उससे एयर पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम हो जाता होगा जितना मैं फैलाता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता रहता है। वांग जी के पास उसकी हर एक चीज़ का जवाब है क्या? विंग फिर एक बार कहता है, मैंने सुना है कि ज़्यादा गुस्सा करने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती है, बल्कि रहने दो, आप फिर कोई एक जवाब दे दोगे। इससे अच्छा है मैं आपको बताऊँ ही ना। बोलो, मैं नहीं दूंगा जवाब, बोलो। ठीक है, सिर्फ हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती है गुस्सा करने से, बल्कि हमारी पूरी बॉडी में जो इतनी करोड़ों सेल्स होती है ना, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। हाँ, आपने
ये तो पढ़ाई होगा कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो स्मोक करने से, शराब पीने से, मारपीट करने से और गुस्सा करने से उन करोड़ों कोशिकाओं में से काफ़ी सारी हज़ारों कोशिकाएं मर जाती हैं। आप एक दिन में कितने सारी कोशिकाओं को, आई मीन सेल्स को मार देते होगे। कितनी गलत बात है ना। तुम काफ़ी अच्छे तरीके सीख गए हो अपनी बात रखने के। ये तो अच्छा है ना। लेकिन वैसे आप मुझसे यहाँ कुछ बात करने आए थे तो मुझे बताएं। कुछ नहीं, तुम्हारा स्कूल आ गया है, जाओ। विंग वहाँ से निकल के जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे बस देखता रहता है। लिटरली वो देखता रहता है और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता। वो विंग को जाने देता है। ये गलत था। वांग जी एक सॉरी बोल सकता था। विंग जब अपने स्कूल के अंदर आता है तो उसे फेई मिलती है। फेई जो अभी अभी आई थी। फेई विंग के हाथ को पकड़ के बोलती है, हे डूड, तुम थे कहाँ? मैंने तुम्हें कल कितना ढूंढा और इन द एंड मुझे खुद ही वापस आना पड़ा। वेल, एक बात बताओ, ये कौन था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो हॉरिबल है, ऐसा कुछ सोचना भी मत। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, तो तुम उसकी कार से उतरे ना? तो अगर कल को मुझे कोई भी छोड़ने आएगा तो तुम क्या मुझे उसका बॉयफ्रेंड बना दो? कि नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? नहीं है। फेई विंग की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो तुम सिंगल हो? मेरा मतलब, हाँ, सिंगल ही हूँ। क्यों? विंग, एक बात बताऊँ, जब तुमसे कोई पूछे कि तुम सिंगल हो और तुम उसे कह देते हो कि तुम सिंगल हो, इसका मतलब है तुम उसके लिए अवेलेबल हो। और इसका मतलब ये है कि वो इंसान तुमसे फ्लर्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला इंसान अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हुआ तो वो तुम पर हिट करेगा। हाँ, तुम मुझे मारोगी? क्या बात कर रही हो? कोई मुझे क्यों मारेगा? अरे बुद्धू, सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है आजकल की दुनिया के बारे में। तुम कभी बाहर गए हो? ओह बिल्कुल नहीं, बाहर बहुत गंदी जगह होती है, मैं कभी नहीं जाऊँगा ज़िंदगी में। विंग, ओपन अप हो थोड़ा। बाहर सिर्फ इसलिए नहीं जाया जाता कि हम वहाँ जाकर के ड्रिंक करेंगे और नाचेंगे। सोशलाइज होने के लिए भी जाया जाता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रियलिटी हिट करके जाती हैं और वो हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें एक बार बाहर ज़रूर जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत गंदी जगह होती है, मैंने देखा है। वहाँ गंदे लोग जाते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और बहुत सारे नाटक करते हैं। मुझे नहीं जाना। ठीक है, मत जाना, मैं तो जाऊँगी। नहीं 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 फ़ेई, तुम मत जाना, तुम लड़की हो और तुम। विंग, मुझे अब तक लगा था तुम एक ऐसे इंसान हो जो मुझे कभी इस बात के लिए जज नहीं करोगे कि मैं एक लड़की हूँ, और आज तुमने भी वो बोल दिया। विंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो कुछ नहीं सोचता, लड़के जाते हैं, तुम भी जा सकती हो, कोई बुराई नहीं इसमें। पर लोग क्या सोचेंगे? तुमसे कोई कुछ कह देगा तो, और अगर फिर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं किससे बताऊँगा, किससे मदद मांगूँगा? मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, तुम मेरी पहली वो दोस्त हो जिसने मुझे खुद से मिलवाने की कोशिश की है, जिसने मुझे ज़िंदगी के असल मायने सिखाए हैं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। फेई फेई कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं अभी बाहर नहीं जाऊँगी। और हाँ, मेरे बर्थडे पे तुम्हें जाना पड़ेगा और हम फ्रेंड्स को भी लेके चलेंगे, फिर ठीक है? फिर ठीक है। वैसे भी मुझे भी बाहर जाने की इच्छा है। एक बार तो जाके देखना ही चाहिए कि असल में वो फीलिंग होती क्या है। पर मुझे उसकी लत नहीं लगानी है, हम लगने भी नहीं देंगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसके बाद फेई और विंग चले जाते हैं। पूरा टाइम वांग जी थोड़ा दूर जाके अपनी कार में से विंग को देख रहा था। विंग कैसे उस लड़की से बात कर रहा है।
उसके करीब हो रहा है और कैसे खिलखिला के हंस रहा है। सब कुछ वांगजी ने देखा। पता नहीं क्यों वांगजी के दिल में उसे बहुत अजीब से एहसास हो रहे थे। वांगजी का मन था कि विंग को पकड़ के लेके आए और झंझोड़ते हुए बोले, विंग, उस लड़की से बात मत करना, उस लड़की से दूर रहना, उसके करीब मत जाना और सिर्फ मेरे पास रहना। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों है, वैसा क्यों चाहता है। वांगजी का मन था कि विंग को ले जाकर किसी जगह पे बंद कर दिया जाए जहाँ विंग से वांगजी के अलावा कोई और ना मिल पाए। बहुत अजीब फीलिंग थी जिसे वांगजी इग्नोर करते हुए वापस यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी जाकर उसे एक बहुत बड़ा बाला झटका लगता है, क्योंकि कैंटीन एरिया में वो दिखता है शुयांग। और अकेला नहीं बैठा है शुयांग, शुयांग के पास में बैठा है जियांगचिंग, उसके जन्मों जन्मों का दुश्मन। कैंटीन में बैठे हुए बाकी सारे लोग विजय से बातें कर रहे हैं खुसफुसा कर कि आज पूरे टाइम शुयांग जियांगचिंग से पास ही बैठा हुआ है और उससे काफ़ी सारी बातें कर रहा है। असल में शुयांग विंग के बारे में जियांगचिंग से कुछ कुछ पूछ रहा था। जिन सवालों में से जो डिसेंट थे उनके जवाब जियांगचिंग ने दिए थे, इसलिए अभी शुयांग वहीं बैठ के बातें कर रहा था। वांगजी शुयांग के पास आके बोलता है, क्या हो रहा है ये? शुयांग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या दिख रहा है? बातें कर रहे हैं हम लोग, तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें तुम्हारे अलावा किसी की चिंता नहीं होती है। तुमने कल मुझे धक्का देके कार से निकाला था और तुम पता नहीं विंग को कहाँ ले गए थे। सो नाउ हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। इतनी आसानी से शुयांग ने फ्रेंडशिप तोड़ दी। वांगजी को झटका लगा है, पर वांगजी कहता है, तुमसे दोस्ती करना भी कौन चाहता है, रहो तुम इसके साथ। वांगजी अपनी टेढ़ी आंखें से जियांगचिंग की तरफ देखता है और वहाँ से निकल जाता है। वांगजी अब वॉशरूम में था जहाँ पर वो फिर एक बार स्मोक कर रहा था। वांगजी इतना स्मोक कर रहा है कि हद नहीं है। वहाँ उनकी क्लास का एक और लड़का है जो सबको पसंद है, सबको, पूरा कॉलेज उसे एडमायर करता है। वो लड़का वहाँ आया था वॉशरूम और वो वांगजी को देखता है तो वो कहता है, वांगजी, ये यहाँ मत करो, पब्लिक प्लेस पे तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम्हारे अलावा कितने लोगों को परेशानी हो सकती है पता भी है तुम्हें? मुझे भी परेशानी हो रही है। वो जो लड़का था वो एक्चुअली एक सबकी नज़रों में, मतलब सब लोगों को पता है कि ये गे है और इसको लड़कियों की तरह रहना थोड़ा सा पसंद है। पूरा फेमिनाइन की तरह नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत पसंद है। ये लंबे बाल रखता है, इसके नाखून बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और ये मेकअप भी करके आता है। पर किसी को इस बात से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये लड़का बहुत क्यूट लगता है। इसका नाम है मिंग्याओ। मिंग्याओ सबसे क्यूट है इस पूरी यूनिवर्सिटी में और सब उसे पसंद करते हैं। मिंग्याओ जहाँ कुछ बोल देता है उसकी बात को लोग कंसिडर ज़रूर करते हैं, पर वांगजी ऐसा नहीं है। वांगजी को मिंग्याओ कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वांगजी मिंग्याओ की तरफ देखता है और उसके मुंह पर ही धुआं फूंक देता है। मिंग्याओ खांसते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, दूसरों के बारे में तो सोचो। तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कितना असर पड़ रहा है। वांगजी जो मिंग्याओ था उसके कॉलर को पकड़ के बोलता है, डूड, ये तो बिल्कुल नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो। तुम जिस तरीके से बाकी लोगों को इम्प्रेस करते हो, डोंट यू डेयर इवन इमेजिन कि तुम वो सेम थिंग मेरे साथ कर सकते हो। तुम पूरे यूनिवर्सिटी के हुकअप क्यों न हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मुझे तो तुम्हारे साथ हुकअप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो देन गेट लॉस्ट। ऐसा बोलकर वांगजी ने शुयांग के कॉलर को एकदम झटके से छोड़ दिया था, जिससे शुयांग मिंग्याओ एकदम पीछे जाकर नीचे गिर गया था। जी वहाँ से मुड़कर जा चुका था वापस से, और उसके जाते ही शुयांग, जिसने एक डेविल स्माइल की क्योंकि उसे ऐसी आग से खेलने में अजीब भी तरीका मज़ा आता है। वांगजी ने एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दी है मिंग्याओ से पंगा लेकर। खैर, वांगजी जिसे अभी भी गुस्सा था, वो अभी भी गुस्से में ही था क्योंकि उसके आसपास के लोग पता नहीं क्यों उसे छोड़ करके भाग रहे हैं। वांगजी जब अपने क्लास में पहुंचता है तो शुयांग उसे दिखता है, जो कि जियांगचिंग के साथ बैठा हुआ है। वो बस जाकर वेंचाओ के पास बैठ सकता था।
वेंचाओ के पास बैठकर वांगजी कुछ नहीं कर पा रहा था, न किसी से बात करना, न किसी के साथ मजाक मस्ती करना। वांगजी को वो टाइम याद आ रहा था जब वो शुयांग के साथ रहता था, उसके साथ दोस्ती थी, और कैसे वो क्लास के बीच में मस्तियाँ करते थे, कैसे वेंचाओ को परेशान किया करते थे, कैसे क्लास में उन्हें बार बार बाहर भेज दिया जाता था क्योंकि वो लोग परेशान करते थे क्लास को। पर अभी वो अकेला बैठा है, एकदम अकेला। वांगजी अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि लोग उसे छोड़कर जा क्यों रहे हैं। वांगजी वेंचाओ के पास से बैठते हुए कहता है, डूड, तू तो कुछ बोल, एटलीस्ट मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा। मुझे पढ़ना है। यू नो व्हाट, मैं यहाँ सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आया हूँ। पिछले 1 हफ्ते से तुम दोनों मुझे दिखे भी नहीं हो। अचानक से तू प्रकट हो जाता है, अचानक से मुझे डिमांड करता है कि मैं तुझसे बात करूँ। वांगजी, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। अगर तुम लोग मुझे अपने पास नहीं रख सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम लोगों से दूर ही रहूँगा ना। वेल, अभी मुझे सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देना है, डोंट डिस्टर्ब। शुयांग फिर एक बार, वेंचाओ फिर एक बार अपनी पढ़ाई में लग गया था और वांगजी बस उसे देखता रह गया। उसका सर घूमे जा रहा है, ये क्या हो रहा है। वांगजी क्लास के बीच में से ही उठ करके चला जाता है। उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका दिमाग चक्कर खा रहा है, घूम रहा है। वांगजी बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता। तो वांगजी फिर एक बार विंग के घर के पास पहुंच जाता है। विंग के स्कूल की छुट्टी अभी नहीं हुई होगी, उसमें अभी टाइम है, पर फिर भी वो पहुंच चुका है। घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही। लगभग 3 घंटे के इंतज़ार के बाद में उसे विंग की कार आते हुए दिखती है, जिसमें से विंग निकलता है अपने मेन डोर पे और वो कार को अंदर भेज देता है और सीधे चलकर वो वांगजी की कार की तरफ आता है। वांगजी कार में ही स्मोक कर रहा था। विंग कार के विंडो पर नॉक करता है। वांगजी दरवाज़ा खोलता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ। विंग सिगरेट के उस धुएं को अपने बगल से जाने देता है और फिर कुछ देर बाद बैठ जाता है वांगजी के पास आके। विंडोज़ को खोलते हुए और एयर कंडीशनर को ऑन करते हुए वो कहता है, मैंने आपसे सुबह भी कहा था, सिगरेट पीना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक है। मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं चिंता कर सकूं, ना तो मुझे खुद की परवाह है ना किसी और की, इसलिए यही मेरे जीने का सहारा है। इसमें अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से तो आपको एक बार सोचना चाहिए, आप जो कर रहे हैं क्या आप उसके लिए फ्यूचर में भी कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। एक बार सोच के देखिए, अगर आपको कोई ऐसा मिला जिसके लिए आप जीना चाहें तो क्या होगा। आपकी मौत तो जल्दी होने वाली है। फिर वांगजी विंग की तरफ बस देखता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। कार वहीं पर खड़ी हुई थी। विंग कहता है, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो कहीं खाने जाने चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग का ये जो रूप है ना, अब उसे हल्का पसंद आने लगा है। ये लड़का कम से कम खुलकर बातें तो कहता है, भूख लगती है तो कहता है कि भूख लगी है। पुराने विंग की तरह नहीं, जो हर एक बात छुपाया जानता था, ये खुलकर बताना जानता है। वांगजी विंग को लेकर के एक बहुत ही छोटे रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, वो या शायद चल नहीं रहा था। विंग पूछता है, मुझे लगता नहीं कि आप इस जगह पे आते होंगे। विंग ने अपने एक हाथ को अपनी पॉकेट में डाल रखा था और दूसरे हाथ से वो अपना फ़ोन चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। वांगजी विंग को पीछे से पकड़ता है, उसकी कॉलर से, और विंग की शर्ट जो अंदर उसके पैंट्स में टक इन थी वो बाहर आ जाती है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं। देख के चलो सामने, दरवाज़ा नहीं खुला है। वांगजी विंग के लिए दरवाज़ा भी खोलता है और विंग अंदर जा कर के एक टेबल पे बैठ जाता है। वांगजी विंग के लिए फ़ूड ऑर्डर करके आया था, जो कि विंग का ऑब्वियसली फेवरेट था। विंग के लिए फिर वांगजी ने ऑमलेट मंगाए थे, 2 ऑमलेट्स और काफ़ी सारा अदर फूड था। विंग उन ऑमलेट्स को देखता है और एक हंसी हंस देता है। उस समय ऐसे ही जाता है, वो लोग अपना फूड एंजॉय करते हैं।
वांग जी उस समय को बस एंजॉय कर रहा था। मतलब बिना किसी बात के भी वो लोग शांत बैठे हुए थे। विंग का ध्यान अपने खाने में था और वांग जी का विंग पर। विंग को वो बहुत ही अलग नज़रों के साथ देख रहा था, उस नज़र के साथ जिस नज़र के बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। वांग जी फिर विंग को वहाँ से ले जाकर घर भी ड्रॉप करके आता है और आते हुए वो बस विंग से बाय कहता है और कुछ नहीं बोल पाता है। वांग जी को विंग से एक सॉरी बोलना है, वो उसने आज तक नहीं बोल पाया है। विंग अपने घर में चला जाता है और वांग जी वापस आता है। इस बार वो अपने अपार्टमेंट नहीं जाता बल्कि लान हाउस जाता है। लान हाउस जाने के बाद वो देखता है कि उसके अंकल और उसका भाई दोनों डिनर कर रहे हैं। वांग जी सोचता है कि जिस तरीके से जो चीज़ उसे विंग के साथ बैठकर महसूस हो रही थी, क्या वही चीज़ उसे अपनी फैमिली के साथ बैठकर महसूस होगी। यही चीज़ जानने के लिए वांग जी डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर जाता है। सर्वेंट्स और अंकल चरण साथ ही साथ लान सिचन दोनों बस वांग जी को देख रहे थे कन्फ्यूज़न के साथ कि इसे क्या हुआ है, ये यहाँ क्या कर रहा है। हर बार तो बिना बात सुने बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाता है या फिर घर ही नहीं आता है। तो अचानक आज ये महाशय कहाँ से प्रकट हो गए। वांग जी उनके पास बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी बैठता है सचिन खड़े हो जाते हैं। वांग जी उन्हें देखने लगता है कि पता ही इन्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ कहता नहीं है। कुछ देर बाद सचिन थोड़ा हेजिटेशन के साथ में बैठ जाते हैं। लान चरण और लान सचिन अपना खाना कम खा रहे थे, वांग जी को ज़्यादा देख रहे थे और वांग जी अपने सर को नीचे रख करके बस अपने फ़ोन को ताके जा रहा था जो उसके हाथ में था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, ना कुछ खा रहा था। सर्वेंट्स भी बस देख रहे थे। सबकी नज़रें वांग जी के ऊपर अटक गई थी। कुछ देर बाद वांग जी को महसूस होता है कि उसके ऊपर किसी की तो बड़ी भयानक नज़रें अटकी पड़ी हुई हैं। जब वो अपना सर उठा के देखता है तो हर कोई उसके सर के बिल्कुल पास में खड़ा था। मतलब सब उसके सर से कुछ ही इंचेस की दूरी पर थे, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा हैरान थे ना कि वो बस कंफर्म करना चाह रहे थे कि ये वांग जी है या नहीं। सबके हाथ भी थोड़े से आगे थे, वो जैसे टच करना चाहते हो। वांग जी कहता है, ओए क्या हो रहा है ये। लान सजन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम घर आ गए आज और डाइनिंग टेबल पर बैठे हो। हाँ तो क्या मैं नहीं बैठ सकता। मतलब वो नहीं है, तुम आज अलग बिहेव कर रहे हो, क्या बात है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में फिर चला जाता है। वांग जी अपने कमरे में जाकर खुद से पूछता है, ये फीलिंग वो तो नहीं थी जो उसे विंग के साथ बैठकर फील हुई थी। ये फीलिंग वैसी बिल्कुल नहीं थी। फैमिली के साथ बैठने के बाद, मतलब लान सचिन और लान चरण के साथ बैठने के बाद में उसे अलग महसूस हुआ है। जो वो दोस्तों के साथ महसूस करता है वो नहीं, अलग महसूस हुआ है। पर ये क्या था ये नहीं पता, लेकिन विंग के साथ जो महसूस हुआ वो एकदम अलग था। वो एहसास जिसमें ठहराव था, वो एहसास जिसमें था कि बस ये वक्त थम गया है, सब कुछ बहुत धीमा धीमा सा है और बहुत अच्छा है। भागने का मन नहीं कर रहा है, कुछ बुलाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ बोलकर इस माहौल को ख़राब करने का मन नहीं करता। वो माहौल था। विंग के पास बैठकर वांग जी को आसपास की काफ़ी सारी आवाज़ें कान में तो सुनाई दे रही थी, पर वो अंदर नहीं जा रही थी। लोग दिख रहे थे पर वो नज़रों में नहीं आ रहे थे। उसे दिख रहा था विंग के वो लिप्स जो बार बार च्यू करते हुए हिल रहे थे। दिख रहा था तो विंग की आंखें जो खाने को देखकर अलग अलग तरीके से चमक रही थी। कहीं वो किसी फूड को देखकर कुछ एक्सप्रेशन देता था, दूसरे फूड को देखकर कोई और एक्सप्रेशंस। और बीच बीच में जो कभी कभी वो वाह ये कर रहा था, वो तो और हद ही पार है। ऐसा नहीं है कि वांग जी को विंग के लिए लस्ट महसूस हो रही थी। ये कुछ अलग था, बहुत अलग, इतना अलग कि वो बता नहीं सकता। वांग जी ने विंग के पूरे फेस को ही नहीं, उसके ईयर्स को भी देखा है, जिसमें उसे कुछ अलग दिखा। विंग के ईयर लूप के पास में एक मोल है। जिस तरीके से उसके लिप्स के नीचे एक मोल है, वैसे ही उसके ईयर लूप्स के पास में एक मोल है। इसके अलावा उसकी नेक पर भी एक मोल है। वो जिस हाथ से खाना खा रहा था उसके इंडेक्स फिंगर पर भी एक मोल है।
वांगजी ने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की। विंग की ड्रेस थोड़ी सी मुड़ी हुई, थोड़ी सी कर्टसल थी, ऐसा लगता है उसका आयरन बिगाड़ दिया गया है। थोड़ी सी धूल थी विंग के जूतों पर। साथ ही विंग ने एक रिंग भी पहन रखी थी अपनी मिडिल फिंगर में, जो काफ़ी क्यूट लग रही थी उसके ऊपर। इसके अलावा वांगजी ने विंग के हाथ में एक वॉच भी नोटिस की, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और वांगजी को याद है ये वही वॉच है जिनमें से जो सारी वॉचेस उसने खुद ने अरेंज करवाई थी विंग के लिए उसके अपार्टमेंट में, ये उन्हीं में से एक है। विंग का हेयर स्टाइल काफ़ी बदल गया है। विंग ने अपने बालों को पहले से छोटा करा लिया है, तो अब ज़्यादा क्यूट लगता है। विंग के माथे के नीचे कुछ बाल आ रहे थे जो उसकी आंखों में हल्के से जा रहे थे। जिस तरीके से विंग उन्हें अपनी आंखों से हटा रहा था, उस मोमेंट पे वांगजी का दिल ज़ोर से धड़का था। वांगजी जो बस विंग को उसी तरह देख रहा था। और अभी जब वो घर आया ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो नज़र उठाकर अपने आसपास के लोगों को तब देखा जब उसे लगा, बहुत अजीब लग रहा था कि बहुत सारे लोग उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तब उसने देखा था, और तब तक तो बहुत सारे लोग उसके करीब भी आ चुके थे। पर विंग के साथ अलग था। वांगजी अपने सवालों से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। उसे अभी मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम विंग जो अपने घर में है। अपने घर पहुंचकर विंग, जिसका फ़ोन तुरंत बज उठता है, जिसमें एक मैसेज था, और वो था कि तुम घर पहुंच गए हो कि नहीं। जियांग चेंग का मैसेज, जिसमें विंग ने हर एक डिटेल बता दी थी कि उसने आज क्या क्या किया है। वो वांगजी से मिला, वो लोग डिनर पर गए, और वापस वांगजी से घर छोड़ गया। जियांग चेंग को ये बात अच्छे से पता है कि वो इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता है। विंग की हेल्प की है वांगजी ने, वो इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना की हो। और एक तरीके से जियांग चेंग वांगजी का शुक्रगुजार है, क्योंकि वांगजी की वजह से विंग उस जगह से बाहर निकल पाया, जिस जगह से आज तक जियांग चेंग चाहकर भी विंग को नहीं निकाल पा रहा था। उस जगह से विंग बाहर निकल आया। सो ऑब्वियसली वो थैंकफुल है, पर वो डायरेक्टली थैंक नहीं बोलेगा। ये इनडायरेक्टली थैंक बोलने का तरीका है कि विंग को वो वांगजी से मिलने दे रहा है। बस एक बार जियांग चेंग को पता चल जाए कि वांगजी ने विंग से सॉरी बोल दिया है, तो वो वांगजी से लड़ना भी छोड़ देगा। हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो अपने बेड पर लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके सामने वो सारे मोमेंट चलने लगते हैं जब पहली बार वो वांगजी से टकराया था उसके पुराने स्कूल में, और वहाँ टकरा कर कैसे वांगजी पर वो चिल्लाया था। ऐसा है अपनी पूरी ज़िंदगी में विंग ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में किसी से बात की थी, वो भी वांगजी से। और इसके बाद तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि कैसे वो सबका सामना करेगा, कैसे वो बताएगा कि उसने ये इम्पल्सन में किया है, गुस्से में आकर किया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में किया है। वो करना नहीं चाहता था, पर क्या पता था वही एक इंसान वांग की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। विंग वांगजी के बारे में सोच रहा था। विंग के दिमाग में वो शुयांग आता है। वो शुयांग के बारे में भी सोच रहा था। शुयांग काफ़ी क्यूट है विंग की नज़रों में। बाकी सबकी नज़रों में वो डैशिंग, हॉट, हैंडसम, सेक्सी है, पर विंग की नज़रों में तो वो क्यूट है, क्यूट पपी की तरह, फ्लपी पपी। विंग यही सोच रहा था और उसका मन करता है कि शुयांग से बात की जाए, तो विंग शुयांग को कॉल कर देता है। शुयांग का फ़ोन नंबर है विंग के पास। शुयांग तुरंत फ़ोन उठा कर बोलता है, हे डूड, तुमने मुझे अब कॉल किया, वाओ, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज्ड? क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं है? बस मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था। ऐसा था कि मुझे किसी से बात तो करनी है, पर नहीं पता कि क्या बात करूं, कैसे करूं और किससे करूं। पर फिर सोचा आपको कॉल कर लूं। मैंने कुछ चीज़ें अभी सीखी हैं
हाल ही में इतने सारे बदलावों के चलते पता नहीं मैं कुछ और ही बन जाऊँ तो, मैं जिस तरीके का इंसान हूँ मैं वो भूल जाऊँ तो। मुझे बड़ा डर लगता है जब मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे अचानक से बदल जाते हैं, अच्छे से कितने ईविल बन जाते हैं। मैं वही सोच रहा था। तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। कभी कभी अच्छे से बुरा नहीं, बुरे से अच्छा भी बना जाता है। तुम मेरा एग्जाम्पल लो, मैं बुरे से अच्छा बना हूँ। तुम्हें पता है हम लोगों ने कितने सारे काम किए हैं, स्पेशली वांग जी ने। हम लोगों ने अपने हाई स्कूल में टीचर के कुर्सी के नीचे बम लगा के फोड़ दिया था, और फिर हमें स्कूल से रेस्टिकेट करने की बात चल रही थी, और हमने प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। अगर हमने सुना हमें रेस्टिकेट कर रहे हैं, हमने प्रिंसिपल को भी जा कर के परेशान किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए, और फिर हमने बहुत सारे पेपर्स चुराए, और फिर उनमें से हमारे जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स थे उठाकर उनको हमने हमारी फीड में डाल दिया, हमारे सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया, और सारे बच्चों ने बहुत भर भर के चीटिंग की थी। यही काफ़ी नहीं था, हमने अपने जूनियर स्कूल के टीचर्स पर पानी के गुब्बारे फेंके थे। आप तो बहुत ज़्यादा शैतान रहे हो। बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब मस्तियाँ की हैं। तुम्हें पता है एक बार वांग जी ने क्या किया था? उसने एक लड़के का नाक तोड़ दिया था, और एक लड़की का ना सर फोड़ दिया था। लड़की का सर फोड़ दिया था? हाँ, वो लड़की ना उसे प्रपोज करने के लिए आई थी, और वांग जी को पसंद नहीं था। वो लड़की उसे चिपक ही रही थी। ऐसा ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ बार बार हटाओ तभी चिपक जाए, और वांग जी को वो नहीं पसंद। तो वांग जी ने ना उसे धक्का दे दिया था, और वो स्विमिंग पूल में जाके गिरी थी। और दूसरी बार जब वो उसे प्रपोज करने के लिए आई ना, तो वांग जी ने उसका हाथ झटका था, जिसकी वजह से वो सीधा जा कर के एक पिलर में भिड़ गई थी, और उसका सर फूट गया था। ओह, वांग जी सर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वही तो। और एक बार पता उसने क्या किया था? वो एक दिन जब हम लोग छोटे थे ना, लगभग आई गेस 7th स्टैंडर्ड में, तब उसकी लड़ाई हो गई थी बहुत सारे लड़कों के साथ में जो हमारे सीनियर्स थे। तब उसका भाई हमें देखने के लिए आया था। उसका भाई तब तक कॉलेज में था, और हम लोग लड़ रहे थे। जब उसका भाई आया ना, तो हमने सोचा कि वो भी सीनियर है, तो हम लोगों ने मिलकर उसे भी पीट दिया। वांग जी सर के भाई को भी तुम लोगों ने पीट दिया? और उसे पीटने के बाद भी ना हम लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, और वांग जी ने बताया भी नहीं कि उसका भाई है। हम लोग उसे पीटे ही जा रहे थे। अगर हम लोगों के प्रिंसिपल नहीं आते तो पता चलता कि हम वांग जी के भाई को मार ही देते। हो, आप लोग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। मुझे भी आपसे डरना चाहिए ना? ऐसी बात नहीं है, मैं बदल गया हूँ, मैं काफ़ी बदल गया हूँ। मैं मारपीट तब करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुम्हें एक बात बताऊँ वांग जी के बारे में। एक बार पता है उसे कोई पसंद आ गया था। उसने मुझे एक बार बताया था, पूरी लाइफ में उसे 2 ही बार कोई लोग पसंद आए हैं। तो पहली बार उसे कोई पसंद आया था ना, तो वो लड़का, हाँ लड़का, अरे मेरी बात तो सुनो। तो जो उसे पसंद आई थी ना, वो एक लड़के के साथ भाग गई थी इतनी छोटी एज में। हाँ, उसके बाद तो बेचारा वांग जी, उसके बाद फिर उन्हें जेजे पसंद आई, और शिज्जे ने भी उन्हें मना कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आया शिज्जे ने मना क्यों किया होगा। हमारे रेपुटेशन बहुत ख़राब है। मैंने कहा ना हम लोग बहुत सारे ऊट पटांग काम करते रहते हैं। तो जब से यहाँ ली वहाँ आई थी तब से हम लोगों ने बहुत सारे ऊट पटांग काम किए थे। साथ ही उसकी रैंकिंग भी कर दी थी सीनियर बन के, जबकि हम तो उसी के सेक्शन से हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने के बाद में उसे वो पसंद आई थी। पर फिर वांग जी सर को जेजे पसंद क्यों थी? हाँ, किसी को पसंद करने की कोई एक वजह तो होती है ना। तो वांग जी सर को जेजे पसंद क्यों थी? इस बारे में तो मुझे नहीं पता। मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछा मैंने कभी। कोई नहीं, जाने दो। बीता हुआ समय है, बीत गया है, उसके बारे में सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सही कह रहे हो। खैर अभी बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ और मैं भी जाके सोता हूँ।
बाय बाय किटन। हाँ किटन। वैसे ये नाम तुम्हें वांग जी ने दिया था, पर ये नाम तुम पर सूट करता है। ठीक है, बाय। विंग वांग जी के बारे में अब कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा था। ऐसा इंसान उसने पहली बार सुना है। मार पीट धार, ओ गॉड, कोई इतना ज़्यादा शैतान हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से, कॉलेज आदमी स्कूल से अपने पेपर्स चुरा ले और लीक कर दे, फिर अपने प्रिंसिपल के ही सामने इतना बेडर होकर के, बेधड़क होकर के इतने सारे काम कर देना। वांग जी सच में, उसके अंदर बहुत हिम्मत है। इतने सारे काम किए, उसने अपने भाई को भी मारा और उसे रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर दिया। वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा गट्स है। विंग सोचता है शायद मेरे अंदर गट्स इसलिए आ गए क्योंकि मैं उनकी कंपनी में रहा। अगर मैं वांग जी की कंपनी में और ज़्यादा रहा तो मुझे लगता है मैं भी एक बैड बॉय बन जाऊंगा। विंग अपना सर बस हिला देता है ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और वो वापस से सो जाता है। पर बेचारे को रात भर नींद नहीं आती है। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था और सारी कहानियाँ सोचकर कि वांग जी कैसा इंसान है। होता है ना, जब आपने ऐसी चीज़ कभी देखी ना हो और आपको अचानक से आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें की हैं, तो आप उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाते हैं, क्यूरियोसिटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। विंग के साथ भी वही था। तो अर्ली मॉर्निंग वो रेडी होता है और रेडी होकर वो सीधे बाहर चला जाता है। मेन गेट पे खड़ा होकर वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। उसे यकीन है वांग जी आज पक्का आएगा। उसका यकीन सच था। वांग जी समय से पहले आ गया था। विंग तो वांग जी से पहले बाहर था। वांग जी विंग को देखता है और पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता है। विंग उसका वेट कर रहा है। विंग जाके वांग जी की कार में बैठता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? वो मैंने अगर मैं सच कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? डिपेंड करता है। नहीं, फिर नहीं बताऊँगा मैं। आपका गुस्सा बहुत ख़राब है। तुमने देखा मेरा गुस्सा? मैं देखना नहीं चाहता आपका गुस्सा। देखा तो नहीं है, डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। बताओ। वांग जी बहुत क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। वैसे वो ऐसा कभी नहीं करता कि वो किसी से बोले कि बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं। पर विंग के साथ बहुत बहुत अलग चीज़ होती है। विंग कहता है कल रात मैंने शुयांग सर को कॉल किया था। शुयांग को? क्यों? बस यूँ ही। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। आपके अंदर कितना ज़्यादा गट्स है। ऐसा क्या कहा उसने? वांग जी एकदम घबरा गया था कि शुयांग ने उसकी सारी पोल पट्टी तो नहीं खोल दी ना अब तक की। विंग कहता है आप डर रहे हैं। क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। वांग जी सोच रहा था शुयांग ने उसके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में तो नहीं बताती है ना विंग को। वांग जी को पहली बार डर लग रहा था अपनी पोल पट्टी खुलने से। पहली बार ज़िंदगी में। वांग जी कभी नहीं डरा है आज तक। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके फेस के थोड़ा करीब आकर कहता है उन्होंने कहा कि आपने अपने हाई स्कूल में। हाँ, हाई स्कूल में क्या? वांग जी के चेहरे का तो रंग उड़ गया था, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। विंग वांग जी से दूर हटके ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है आप कितने ज़्यादा डर गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई इतना भी डर सकता है, वो भी आप। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है फिर जो शुयांग सर ने कहा वो सच हो सकता है। आप तो बस ऐसे ही डर गए, मेरे बारे में सुनकर ही डर गए। क्या कहा है उसने? मैं उसे कॉल करूँ अभी? नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने हाई स्कूल में अपने प्रिंसिपल के सीट के नीचे बम लगा के फोड़ दिया था, और फिर आपने अपने स्कूल के पेपर चुरा करके उन्हें लीक कर दिया था। आपने टीचर्स के ऊपर आपने बलून फोड़े थे और भी बहुत कुछ। आपने अपने भाई को इतना मारा था कि बेचारा बस मरने वाला था, और आपने उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था। मैं तो ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कितना खतरनाक है। किसी को मारना, तौबा, उंगली लगाना भी बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक नहीं है, और हमें पीटना आना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा? हर वक्त मैं या कोई और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। बात तो है। तुम्हारे स्कूल में भी टाइम है ना, तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ।
वांग जी ऐसा बोलकर स्माइल करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसके सामने, मतलब विंग ने वांग जी को जनरली स्माइल करते हुए अभी तक देखा ही नहीं है, ये पहली बार देखा है। तो विंग को अच्छा लगता है। विंग कहता है, हम जा कहाँ रहे हैं? मेरा स्कूल लेट होने से पहले मुझे छोड़ देना वहाँ। छोड़ दूंगा मैं, तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, अच्छा लग गया तुम्हें। वांग जी विंग को एक क्लब में लेके गया था जहाँ पर बॉक्सिंग हो रही थी, बॉक्सिंग क्लब। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसका बैग रखता है कार में और अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर वो ग्लव्स पहनता है, मतलब ड्रेसअप करता है जल्दी जल्दी, और विंग के सामने आके बोलता है, वेट एंड वॉच। वांग जी रिंग के अंदर जा करके फाइट करता है और विंग उसे चेयर अप करने लगता है। विंग तो हैरान था, ओ गॉश ये क्या हो रहा है, उसे पता नहीं था वांग जी बॉक्सिंग भी करता है। वांग जी मार खा रहा था पीट नहीं रहा था, उसने 2-3 पंच ही मारे होंगे, उसके बाद तो वो मार खा रहा था। जब वांग जी अच्छे से मार खा लेता है तो वो विंग के पास आके बैठ जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। विंग वांग जी से कहता है, बहुत ज़ोर से लगी ना, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। तुम चुप रहो, अब देखना तुम, नेक्स्ट राउंड में देखना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उसे, तुम देखना। मारोगे? तुम ऐसी आ रही है? नहीं तो मैं नहीं हंस रहा हूँ। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। विंग रहने दो ना, क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने की। हाँ, विंग बदलते हुए एक्सप्रेशन के साथ जो बोल रहा था ना, आय हाय। वांग जी बस विंग को देखता रह गया और इसके साथ ही सेकंड राउंड भी चालू हो गया था। वांग जी वहाँ जाता है और इस बार वो एक मुक्का मारता है, फिर एक बार पिट करके वापस आता है। इस बार तो बेचारे का हालत बहुत ख़राब था। विंग कहता है, रहने दीजिए, मैंने कहा ना आपसे नहीं होगा। अगर चेंगा होते ना तो अब तक इसको मार करके धूल चटा दी होती। वांग जी जैसे ही जियांग चेंगा नाम सुनता है, उसका सर का ना एकदम ऐसा होता है कि भाई उबल गया हो उसका सर, ऐसा हो गया उसके साथ। वांग जी कहता है, तुम्हारा चेंगा, अब देखना तुम, ये यहाँ से अपने पैरों से उठकर नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर वांग जी थर्ड राउंड जैसे ही होता है ना, तुरंत उठकर जाता है, उसके सामने वाले अपोनेंट के मुंह पर इतने मुक्के मारता है, बेचारा नीचे ढेर होने को आ जाता है। और यहीं पर नहीं रुकता है, वांग जी उसे जियांग चेंग समझ के पीटने की कोशिश में था। मुक्का उसके सीने में मारना और उसके गले पकड़ना, पता नहीं किस किस तरीके से उसे मारे जा रहा था वांग जी। इन द एंड वांग जी विन करता है और विन करने के बाद वो विंग के पास आता है। विंग एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, इम्प्रेसिव, बस इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा था, अब मुझे स्कूल जाना है, जल्दी चलो। मुझे चोट लगी हो, तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। तो क्या चाहते हो आप, मैं आपके साथ यही क्लब में रहूं और आपकी देखभाल करूं? हाँ जी, आप ठीक हैं कि नहीं? मैं आपका वाइफ हूं, जैसे कि आप ठीक है कि नहीं? आपको चोट लगी है? हो आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आपको तो इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी जल्दी। इलाज कराते हैं, आपके फेस पे चोटें लगी है। ओह, मुझे डर लग रहा है। ऐसा करूँ मैं? वांग जी विंग को देखकर बस हंस रहा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम एक किटन हो, बहुत क्यूट। मुझे पता है शुयांग सर ने कहा था, आप मुझे किटन बुलाते हो। तुम हो ही क्यूट। ऐसा मत बोलो आप, अजीब लगता है। वांग जी देखता है विंग ब्लश कर रहा है। होता है ना जब आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे, दिल गार्डन हो जाता है और हम ब्लश भी करने लगते हैं। विंग भी वही हो गया था विंग के साथ भी। विंग कहता है, मुझे स्कूल जाना है, अब मुझे ऐसे छोड़ने नहीं जाओगे ना? मैं ड्राइवर को बुला लूँ? मैं जाऊँगा, हम चलते हैं। वांग जी विंग को लेकर फिर वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही उस बॉक्सिंग क्लब के बाहर आते हैं, वांग जी और विंग के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी वहीं थम गया था और विंग भी रुक गया था। विंग जिसके चेहरे से वो हंसी, वो सारे खुशी वाले एक्सप्रेशंस गायब हो गए थे, और वांग जी जिसका हाथ विंग के हाथ पर टाइट हो गया था। वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि वांग जी ने देखा विंग के एक्सप्रेशंस किस तरीके से पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। उसका चेहरा पेल होता जा रहा है और उसके हाथ पैर सब कांपने लगे हैं। विंग तो गिरने वाला था,
वांग जी उसके शोल्डर से उसे थाम लेता है और सामने के इंसान को वो इतनी पैनी नज़रों से दिख रहा था जैसे आंखों से ही वो सामने वाले का कत्ल कर देना चाहता हो। हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी हो कमेंट जरूर करना, और एंड मौके पे ख़त्म करने के लिए आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं और हाँ, भर भर के कमेंट्स करना ऑफ कोर्स, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले टाटा के बाय, और सोचते रहो ये सामने वाला इंसान है कौन जिसे देखकर विंग की बत्ती सी उड़ गई और वांग जी जो गुस्से में पागल हुई जा रहा है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।